एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रियंका और आज हम पॉलिटी की वीडियोस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पॉलिटी का बहुत ज़्यादा कवरेज होता है, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। सारे एग्जाम्स में आपको 10 to 15 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं पॉलिटी सेक्शन के। तो देखिएगा, जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, जो कि आप सभी को पता है कि आज हम पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया इनटू द फोर्स एंड उसके पीछे की कहानी क्या थी। एज कुछ होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है, या फिर कोई ना कोई रीजन जरूर होता है जिसकी वजह से वो इंसिडेंट होता है या फिर वो आगे चीजें होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आया फोर्स में, उसके क्या रीजंस थे कि जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आया, या नीड लगी, या किसी ने रिकमेंड किया, या किसी के आइडिया आया कि अच्छा ठीक है हमारे देश का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे क्या रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, वो क्यों फोर्स में आए एंड उनके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया फोर्स में, क्या रीजंस थे। सो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है सिविल्स ओनली में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कुछ पीवाईक्यूज हैं जो कि आए हुए हैं इन द वेरियस एग्जाम्स। तो पहले आप इनको देख लीजिए, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि हम कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से जो हम पढ़ा रहे हैं उससे आप कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। तो पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, इंडियन सिविल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। देखिए, एक्ट से ना कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाइसरॉय कौन था एंड मतलब कि क्राउन का एक्ट, क्राउन को कब ट्रांसफर किया गया, थ्रू विच एक्ट, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो आप बहुत ही फोकस्ड होकर चीजों को देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच एक्ट। तो ये सारे ही ना एक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आप देखिएगा कि ये कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए विद द गिवन चैप्टर। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं, जो सबसे पहला एक्ट आया था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऐसी क्या नीड पड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या ब्रिटेन में जो भी लोग बैठे हुए थे कि हम एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आएंगे इंडिया में, जो भी, क्योंकि आप देखें ना, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटेन गवर्नमेंट एट दैट टाइम। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स था जिनको लगा कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, जहाँ पे इतने सारी तरह तरह की स्पाइसेस होती हैं, चीजें होती हैं, तो हम बेनिफिट में रहेंगे, हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, तो जब वो ट्रेड करने लगे, धीरे धीरे ट्रेड करने लगे, लोगों को पता चलता रहा कि अच्छा ठीक है यहाँ से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर लोग आते गए, ट्रेड करते गए, एंड उनको जब इतना प्रॉफिट होने लगा कि वो ना अपनी ही जो कंपनी थी उससे बहुत ज्यादा करप्शन या फिर इन सारी चीजों में लिप्त हो गए, जैसे कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका कोई रूल नहीं था, वो एक मर्चेंट कंपनी थी, उनका सिर्फ एक सिंगल रूल था कि हमें प्रॉफिट कमाना है ज्यादा से ज्यादा, जो कि इंडिया के ट्रेड के साथ हो रहा था। ठीक है, तो पहले देखते हैं, ये देखिए, करप्शन एंड मिसकंडक्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए ना, ब्रिटेन गवर्नमेंट में सरकार चलाने के लिए सबको पैसा ही चाहिए होता है। ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो उनको लगा क्यों ना हम, जब ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स इतना पैसा कमा रहा है तो क्यों हम इनको रेगुलेट करके कुछ वहां से अपना प्रॉफिट ले, या कुछ भी इस तरीके की चीजें। एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंटिंग कंपनी इन्फ्लुएंस इन ब्रिटेन। देखिए, जब किसी के पास पैसा होता है ना, तो उस जगह की, उस सरकार को इन्फ्लुएंस करने की ताकत आ ही जाती है उसमें। जब वो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, जब उनके पास इतना पैसा हो गया, आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा होगा कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुई चीजों को इफेक्ट करने लगे थे, इन्फ्लुएंस करने लगे थे। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को लगा कि अच्छा ये इतना पैसा है इनके पास, हमारे पास तो क्राइसिस हो रही है, तो क्यों ना इनको रेगुलेट किया जाए एंड फिर वहां से हम अपनी चीजें कवर अप कर लें। ठीक है, सो दिस वॉज द रीजन कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। एंड आप ये समझिए कि ना, ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट था कि क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में पहला कदम उठाना ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप प्रिपरेशन करते हैं, सो थिंकिंग ऑफ गिविंग दैट एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोविजंस थे इसके? ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, एंड जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको, सॉरी स्किप करिएगा,
वैरेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरा आप ध्यान से देखिएगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, फिर अब क्या आंसर होगा, वैरेन हेस्टिंग। कोई सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास और सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे, उनको ना सबड्यूट कर दिया गया, मतलब एक उनके अंडर एक हेड है, फिर सब हेड्स है, ऐसा आप हायरार्की की तरह समझ लीजिए कि अच्छा एक ये मेन है, फिर इसके नीचे सब हेड्स हो गए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम्स, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, बट एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो अभी है, क्योंकि प्रिवी काउंसिल भी था, उसको एबॉलिश किया गया। इट वॉज द लाइक कि हाँ उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भी चीजें हो रही थी उनके लिए जो इस्टेब्लिश किया गया फोर्ट विलियम कोर्ट, वो 1774 में किया गया। इसने देखिए जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठाने लगे थे, तो इस एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया कि अच्छा नहीं, आप किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं कर सकते, और कोई ब्राइब्स तो कतई नहीं ले सकते जो कि वहां के नेटिव हैं, इंडिया के नेटिव हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स शुड रिपोर्ट इट रेवेन्यू, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जैसे कि कोई कंपनी है, वहां के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको अपना रेवेन्यू रिपोर्ट करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है आप कितना अर्न कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट उठा रहे हैं, क्योंकि उनको एक ना पूरा एक व्यू चाहिए था, या फिर एक पूरा क्या कहते हैं ब्यौरा चाहिए था कि अच्छा ठीक है आप इस तरीके से काम करें, ये चीजें हैं, ठीक है। बट देखिए जब भी कोई काम पहली बार किया जाता है ना, तो कुछ लैक्यूनास रह जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं। इसी तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, जिनको ठीक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लेके आए, ठीक है। अब इसकी क्या चीजें थी बैकग्राउंड पे, जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा करप्शन वगैरह था, फिर उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, बट फिर भी कुछ चीजें रह गई, तब पिट्स इंडिया एक्ट लेके आ गया। आप ये एक क्रोनोलॉजी जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसने ना कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया, लाइक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कॉमर्शियल फंक्शंस देखेगा एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा। तो एक जो गवर्नमेंट का वो था ना, उसको थोड़ा सेपरेट कर दिया कि कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस विल बी डिफरेंट एंड डिफरेंट हेड, ठीक है, कि कौन जो है कौन से सेक्शन को रिपोर्ट करेगा, कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन अफेयर्स जो थे वो उसको डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी ये देखिएगा एक कंट्रोल है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चार्टर एक्ट देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें और आगे बढ़ी, नीड लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उन्होंने चीजें और बदली। अभी तो एक डायरेक्ट कंट्रोल था कि मतलब इस कंपनी पे हम एक डायरेक्ट कंट्रोल रखेंगे। एंड पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज थी उसको ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया बोला गया, ठीक है। गवर्नर्स काउंसिल स्टैब्लिश की गई, मद्रास एंड बॉम्बे। फिर चल के आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1830। देखिए ब्रिटेन में एक वक्त आया, जैसे कि ये चार्टर एक्ट ना 20-20 साल के गैप पे बनाए जाते थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कि कभी कुछ हुआ तो फिर मतलब 20 साल का एक चार्टर एक्ट बना दिया, रेगुलेटिंग एक्ट हमने बना दिया कि 20 साल तक ये नियम कानून फॉलो होंगे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट जो 1813 था, उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन में ना उस टाइम नेपोलियन एक वॉर हो रहे थे एंड बहुत ज्यादा प्रेशर था। एंड जब हमारा वॉर होता है, आप सभी को पता होगा कि वॉर जब होते हैं ना तो बहुत सारा लॉस होता है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड मैन पावर, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो कंपनी की मोनोपोली थी, कंपनी की उस टाइम मोनोपोली चल रही थी ट्रेड इन द ट्रेड ऑन इंडिया, ठीक है, उसको खत्म कर दिया कि आप ना सिर्फ अब 2 चीज में आपकी मोनोपोली रह जाएगी, एक्सेप्ट फॉर टी एंड कॉमर्स विद द चाइना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि डायरेक्ट पूछते हैं कि ये क्वेश्चन, अच्छा ऐसा ठीक है कि किस किस चीज को उन्होंने एक्सेप्शन में डाला एंड कितना कौन ट्रेड जब खत्म किया, तो चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि आप एंटर कर सकते हैं एंड ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में, कि वो आके अपना रिलीजन को इंडोर्स कर सकते हैं एंड अपनी चीजें वहां पे कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपये एजुकेशन के प्रमोशन के लिए दिया गया, ऑल दो इम्पोर्टेंट था, बट 1 लाख रुपए में आप समझ सकते हैं जब जहाँ पे इंडिया इतना बैकवर्ड था, इतनी सारी एजुकेशन का कोई रोल वहाँ पे नहीं था, मतलब हम इतने मॉडर्न नहीं थे, इतने ज्यादा चीजें एजुकेशन में आगे नहीं थी हमारे, बट उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए को ही रखा कि एजुकेशन के प्रमोशन के लिए। एंड फ्री मर्चेंट्स को फ्री ट्रेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स, मतलब जो इंडियन मार्केट्स होते थे उस टाइम पे बहुत अच्छी थी,
देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि जब राजा लोग होते थे ना, तो उनके जो शौक थे, उनकी जो चीजें थी, उसको ना बनाने के लिए कुछ कारीगर हुआ करते थे, वो काम करते थे, उनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनको भी काम मिलता था, एंड वो एक मार्केट बनी रहती थी। आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने सारे मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अच्छी खासी रही होगी। मार्केट रिफॉर्म्स, किसी चीज में रिफॉर्म तभी लाए जाते हैं जब वो चीज एक अच्छे दायरे में हो, या उसका विस्तार बहुत ज्यादा हुआ हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं, 1833। देखिए ये अपने आप में जो आप ये ध्यान रखिएगा कि चार्टर एक्ट जो 1833 था ना, 33 से आपको याद रखना, आगे मैं वो बताऊंगी कैसे आपको कनेक्ट करना है। 1833 से आप ये ध्यान रखिए कि ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव था टुवर्ड्स दी सेंट्रलाइजेशन, पावर को एक हेड में सेंट्रलाइज करने के लिए ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव था। ठीक है, आगे मैं और बताऊंगी कि कौन से एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुआ। पहले तो आप ये सेंट्रलाइजेशन देखिए कि कंपनी ने पहले एक पर्सन को सेंट्रलाइज्ड पावर को सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश की, फिर ओवर द इयर्स कुछ इंसिडेंट हुए, कुछ चीजें हुई जिनकी वजह से उन्होंने पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया। तो धीरे धीरे चलते हैं, सारा कुछ एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके एक एक एक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसने ना ईस्ट इंडिया की जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको कंप्लीटली बंद कर दिया, एंड इट मेड अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, कि इसको एंड करके उसने ना उसको एक कॉमर्शियल बॉडी जो एक थी उसको एक पॉलिटिकल बॉडी। अब देखिए ना, जब राजा महाराजा हुआ करते थे ना, देखिए जब किसी चीज में ना एंटर करने के चांसेस तभी होते हैं जब वहां पे पहले से दरार, ठीक है, जैसे कि राजा महाराजा थे, उनके बीच में पहले से दरारें हुआ करती थी कि अच्छा ये राजा इसको नहीं पसंद करता, ठीक है, हम इसकी पावर को हड़पना चाह रहे हैं या फिर इसका साम्राज्य को लेना चाह रहे हैं। ब्रिटिश मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या देखा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एंटर कर सकते हैं एंड इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर जो वो प्रॉब्लम्स नहीं होती तो मे बी शायद उनको वो मौका नहीं मिलता, वो या वो किसी और चीज को देखते, बट उनको एक चांस मिला उस चीज से। तो ठीक है, उन्होंने ना उनके बीच में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया एंड उनकी हेल्प करना स्टार्ट किया, एंड इन द रिटर्न वो ना चीजें लेने लगे। ठीक है, वो तो चलो एक डिफरेंट चीज है, बट हाँ बैकग्राउंड में ये सारी चीजें चल रही थी, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये कंपनी ने इतनी सारी चीजें स्टैब्लिश कैसे कर ली। आप समझ रहे हैं मेरी बात। एक्सटेंडेड कंपनीज रूल फॉर 20 ईयर्स अंडर ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी। गवर्नर जनरल, ये देखिए मैंने अभी बताया था ना सेंट्रलाइजेशन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीडेसिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद सेंट्रलाइज्ड एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब ना जो गवर्नर जनरल जो जगह जगह के थे ना उनको एक में कर दिया गया कि हाँ अब ना गवर्नर जनरल जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या फिर ऐसे की जो एरियाज है उनको ना एक हेड के अंदर रखा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल स्टैब्लिश्ड एज सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी स्टैब्लिश की। अब आप खुद समझिए कि जैसे कि हम पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, पावर्स को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो देयर विल बी अ बॉडी जो उस चीज को टेक ओवर करेगी या उस चीज का काम करेगी। ठीक है, अब जैसे कि था ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट्स, बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये आप आगे पढ़ेंगे कि कौन से एक्ट के अंडर इसको अलाउ किया गया था फुली। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इंडियन लॉ कमीशन फॉर कोडिफिकेशन, ये देखिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हु इज द चेयर फर्स्ट लॉ चेयरमैन, लॉर्ड मैकाले, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है एंड कई बार पूछा गया। ठीक है, द गवर्नर जनरल हैड अथॉरिटी टू अमेंड, मतलब ठीक है थोड़ा थोड़ा पावर्स देना स्टार्ट कर दी क्योंकि अब हम सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हम थोड़ी पावर्स देंगे, बट ये अभी तो ये स्टार्टिंग थी, धीरे धीरे इन पावर्स को और वाइड किया गया, वास्ट किया गया। सो अगले एक्ट पे चलते हैं 1853। देखिए ये चार्टर एक्ट जो है चार्टर एक्ट में लास्ट था, इसके बाद बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ इन दी इंडियन हिस्ट्री जो कि सभी को पता है एंड अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं उसको बताऊंगी क्योंकि ये हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो मैं उसका एक थोड़ा सा इंट्रो दूंगी। वो आपको उस टॉपिक पे ज्यादा पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस चीज पे एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। Renewed the East India Company Charter indefinitely. No fixed term. Allow Parliament to take control anytime. ये देखिए, allowed Parliament to take control anytime, कि वो पार्लियामेंट कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। ये एक मतलब प्रोविजन ऐड किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पहले ही हिंट दे दी कि हम आपको कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं, हमने हिंट दे दी है, नाउ यू हैंडल योरसेल्फ और मैनेज योरसेल्फ। ठीक है,
सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें ना देखो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस तो अलग हुए ही थे, बट उसने ना जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे मतलब एक ही उसमें, उसको भी इसने अलग कर दिया। मोर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बाय इंक्लूडिंग, मतलब अब ठीक है हम तुम्हें रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अब हम इतने टाइम से इंडिया में हैं, अगर जो हमें वहाँ पे राज करना है या फिर हमें उन्हें और आगे तक जाना है, तो हम अगर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे एक विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, उनको ये पता था, बट उन्होंने थोड़ा सा ही रिप्रेजेंटेशन दिया, बहुत नॉमिनल सा, कि कुछ कुछ राजा महाराजा को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड ओपन कॉम्पिटिशन फॉर रिक्रूट, अभी मैंने बताया था 18 इसके पहले एक्ट में क्या हुआ था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, करने की कोशिश की, बट उसको खारिज कर दिया गया, बट इसमें इस्टेब्लिश किया गया। अलाउड क्रिएशन ऑफ न्यू प्रेसिडेंसीज एंड सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, लेट द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, या फिर हमारे देश में जो अभी एक मतलब गवर्नमेंट का फॉर्म चल रहा है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है। ठीक है, हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, बट वो लिया कहाँ से गया है, क्योंकि हम ना इस सिस्टम से बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं रूबरू थे या जानते थे कि आखिर ये कैसे चलता है, क्या होता है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे जो फोर फादर्स थे या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्हें लगा कि हम यही सिस्टम रखते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है एंड ये मोर रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, सो लेट द फाउंडेशन फॉर द पार्लियामेंट्री स्टाइल गवर्नमेंट इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके पहले 1857 की क्रांति सभी को पता होगा कि हुई थी। मंगल पांडे जो है उनको हैंग किया गया था, उन्होंने जो मतलब जो भी चीज़ें हो रही थी कि बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग कि मतलब अच्छा ऐसा चल रहा है, इकोनॉमिक चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हो रही है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है उन्हें, जो हायर अथॉरिटीज पोस्ट थी वो इंडिया के लोगों को नहीं मिल रही थी, एंड एक इमीडिएट कॉज भी था जो फिर आपको पता होगा कि जो मतलब जो राइफल्स थी उनमें कुछ मतलब काउ से रिलेटेड समथिंग मतलब कि उन्होंने यूज़ किया उसे, तो वो इमीडिएट कॉज था। उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी वो डिफरेंट टॉपिक है। ये समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी वजह से ये एक्ट आया, क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट को लग रहा था कि अच्छा ठीक है इंडिया के लोग कभी विड्रॉ नहीं करेंगे। हाँ उन्हें आइडिया होगा कि हाँ कर सकते हैं, बट इतने बड़े लेवल पे होगा ये उन्हें आइडिया नहीं था। इसीलिए इस 1857 एक्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया। एंड आप सभी इस चीज को भी मार्क कर लें कि ये किसने कहा था कि 1857 का जो वॉर था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पावर, टेरिटरीज एंड असेट्स ऑफ कंपनी वर ट्रांसफर टू क्राउन। अब ना क्राउन का राज आ गया था। पहले क्या होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, फिर अब क्या हुआ, पावर ट्रांसफर करके क्राउन को कर दिया गया। क्राउन को ट्रांसफर कर दिया मतलब अब सीधे एक ब्रिटेन में जो बैठे हुए हैं, जो रानी बैठी हुई थी, अब उनके अंडर में सारी चीजें कंट्रोल होंगी। ठीक है, एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड 15 मेंबर काउंसिल भी इस्टेब्लिश की गई जो कि उसको सपोर्ट करेगा, जो कि उसका वर्क देखेगा, जो कि लंदन में बेस्ड थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि वॉइस रॉय बने, मतलब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, फिर जब ये एक्ट आया तो उन्हीं को बना फर्स्ट जो है वॉइस रॉय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ऐसे थे जिनको फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया कहा गया। ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखिएगा। एंड ऑल अथॉरिटी और मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया वॉज वेस्टेड, मतलब क्राउन को ना सारी ही पावर ट्रांसफर कर दी गई। ऐसा नहीं था कि कुछ ही पावर्स हम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत एक मेजर एक्ट था जिसने ये सारी चीजें की हैं। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट को जैसे कि एक होता है ना कि अपने नुमाइंदे बिठा देना, ठीक है तुम हमें रिपोर्ट करोगे, वहाँ की चीज़ें देखोगे एंड हमें रिपोर्ट करोगे, क्योंकि हम डायरेक्टली इन दो से बैठ के सारी चीज़ें हम गवर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए धीरे धीरे चीज़ें किस तरफ पड़ रही थी। ध्यान में रखिएगा 1833 का एक्ट जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ था। मेकिंग इंडियन गवर्नेंस सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। ठीक है, अगले एक्ट पे चलते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें बदली। जब सारी चीज़ें बदली हमारे 1857 रिवोल्ट के बाद 1858 का एक्ट आया। एंड ये जो 1861 इसलिए मैंने बोला था इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। 33
सेंट्रलाइजेशन 61, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये थोड़ा सा आप कनेक्शन ऐसे ध्यान में रखेंगे ना तो चीजें क्लियर रहेंगी कि अच्छा ठीक है यहाँ के बाद यहाँ हुई और बीच में ऐसा इंसिडेंट क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई। ठीक है, यहाँ पे एक वॉइस है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको इनलार्ज किया गया, ठीक है, जो कि 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स थे। ठीक है, अब इंडिया के लोगों को हम इतना समझ गए थे कि विद्रोह कर सकते हैं, तो उनको ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं, नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में रखा गया कि आप जो है हम आपको जगह देंगे, आप बैठिए, आप चीजें करिए, काउंसिल में आइए, बट वो नॉन ऑफिशियल पोस्ट थी। इंडियंस को इंक्लूड किया गया ऐसा ना, ये तो मैंने अभी जैसे कि बताया। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द लॉ मेकिंग। देखिए, जो लॉ मेकिंग थी ना, जो लॉ मेकिंग होती है वो हमेशा लेजिस्लेटिव फंक्शन बोला जाता है, एंड जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन काउंसिल थी उसको लेजिस्लेटिव फंक्शन में ट्रांसफर किया गया, जो कि हम लॉ मेकिंग कर सकते हैं। हम जैसे कि कहीं पे गवर्न कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए ना लॉ बनाएंगे, तो उसको काउंसिल को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। लेजिस्लेटिव पावर्स वर रिस्टोर्ड टू बॉम्बे एंड मैंने क्या कहा था, 1833 में सेंट्रलाइजेशन के लिए इनकी पावर्स ले ली गई। अब डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो बॉम्बे एंड मद्रास को पावर्स दी गई, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए 1857 की क्रांति में ना कुछ राजा महाराजा थे जिन्होंने ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत मदद की थी एज अ बैरियर, कि ये जो क्रांति है ये इनको पूरा वाइप आउट ना कर दे। ठीक है, तो उन्हें जब लगा कि कुछ राजा महाराजा हैं जो उनके फेवर में वर्क कर सकते हैं, तो उन्होंने उनको पावर्स देना स्टार्ट किया, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, क्योंकि वो अकेले सारी चीजें नहीं, उन्हें लगा कि हम अकेले इनफ है, इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया की चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। 1857 की क्रांति ने ये प्रूव कर दिया कि आप अकेले ये हैंडल नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और चीजें आगे बढ़ाई और डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया। बट उनके बैकग्राउंड में ये माइंड में था कि हमें किसे पावर देनी है और किसे पावर नहीं देनी है। ठीक है, ऑर्डिनेंस की पावर दी गई जो कि 6 मंथ्स तक वैलिड था, एंड बिना, ये तो अभी भी आपको पता होगा, बिना प्रेसिडेंट के असेंट के बिना जो हमारा बिल होता है वो एक्ट नहीं बनता है। इसी तरीके से लॉ नहीं, कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता था बिना वाइसरॉय के असेंट से। ठीक है, एक्ट ने एम्पावर किया ब्रिटिश क्राउन को न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने के लिए फॉर अदर प्रोविंस लाइक बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब। ये सब आपको चीजें अभी जैसे कि मैंने बताया, ये सब सारी चीजें उसी से कनेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1892 क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, उसके पहले ना एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई कि जब लोगों में थोड़ी थोड़ी जागरूकता आई, ठीक है, कि अच्छा ठीक है, नहीं ये हमें बहुत ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ट्राई किया कि 1885 में ना इंडियन कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया। एंड आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडियन कांग्रेस थी उसका कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। पहले वो मतलब ये बहुत ही मॉडरेट टाइप में थी, फिर चीज़ें जैसे एक्सट्रीमिस्ट में बढ़ती गई, जैसे जैसे इंसिडेंट्स होते गए। और इकोनॉमिक डिसकंटेंट, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने, आपको पता होगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी, उन्होंने दी। एंड ये सारी चीज़ें जब होने लगी ना, लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी, चीज़ें समझने लगे, कि समझ आने लगी कि अच्छा हम इतने बैकवर्ड क्यों हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमें चीज़ें नहीं मिल रही है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो मतलब इंडियन कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया। एंड उसका फर्क इन पे क्या पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे क्या पड़ा, इन्होंने ना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, जैसे कहते हैं ना कि इनका ना था कि अच्छा ठीक है, ये ना मतलब ये आगे और ना बढ़ पाए, आगे विद्रोह ना, इनको हम कुछ दे देते हैं। ऐसा नहीं था कि हाथ में लड्डू दे दो छोटा सा, फिर वो ये काम नहीं करेंगे एंड हम इनसे जो है अपना काम करवा लेते। तो उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड किया, एंड उसमें ना जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको ना सेंट्रल एंड प्रोविंस में दोनों में बढ़ाया कि अच्छा ठीक है, अब इतना पावर तुम्हें दे रहे हैं, अब तुम इस चीज में इतना इंटरेक्ट नहीं करोगे, अपने जो कांग्रेस में चीजें थी, इंडियन कांग्रेस में चीजें थी। एंड इसका फर्क भी पड़ता था, इसका ना फर्क भी पड़ता था। आप देखेंगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब भी कुछ चीजें होती थी, बड़े इनिशिएटिव्स होते थे, तो क्या करते थे, ये कोई एक्ट ले आते थे, छोटी सी पावर दे देते थे, एंड फिर वो चीजें शांत हो जाती थी, बट ये कुछ टाइम तक ही काम की। एंड ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एनुअल बजट को डिस्कस कर सकते थे, ऐसा कुछ खास पावर नहीं थी कि हम अमेंड कर सकते हैं, बट हम डिस्कस कर सकते हैं बजट को। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वेश्चंस हैव टू बी सबमिटेड इन 15 days इन एडवांस। आपको 15 दिन पहले क्वेश्चन को, मतलब चालाकी आप देखिए कि आपको क्वेश्चन पूछना है ना, तो 15 दिन पहले सबमिट करिए। ठीक है, कि हाँ आपको ये क्वेश्चन पूछना है।
एंड एक्ट डिड नॉट रिड्यूस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द वाइसरॉय असेंट रिमेन मैंडेटरी। मतलब इसने वाइसरॉय की, क्योंकि अभी अभी अमेंडमेंट 20-20 साल पे बन रहे थे, ठीक है, तो हम इतनी जल्दी नहीं रिड्यूस कर रहे थे। एंड वो एक सेंट्रल मतलब एक अथॉरिटी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट कर रही थी, तो हम उसकी पावर्स को नहीं रिड्यूस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट सीट्स वर फिल्ड बाय नॉमिनेशन टू रिप्रेजेंट सोशल इंटरेस्ट। मतलब जो सीट्स थी वो जैसे लैंडलॉर्ड हो गए, यूनिवर्स, मतलब जो एक कहते हैं ना इनडायरेक्ट इलेक्शन, आप समझिए, जैसे कि जो नीचे का तबका है, नीचे के लोग हैं ना, उनको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। वो ना उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे, जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, लैंड होल्डर्स हो गए, या यूनिवर्सिटीज के लोग, जो बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही कम प्रोपोर्शन था। आप अंदाजा लगा लीजिए उस टाइम पे कितना कम लोग हों जिनमें लिटरेसी होगी, जिनमें चीजें पता होंगी या एजुकेशन को जानते होंगे वो लोग, सो उन्हीं को एक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला गया। देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम हमारे देश में अभी भी है, ठीक है, लेकिन हाँ वो चीज, ये चीजें थोड़ी सी ऑन अ ग्रेव लेवल थी, बट अभी जो चीजें हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट कर सकते हैं, हम अपना वोट दे सकते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उनके इलेक्शन में क्या होता है कि जो लोग हैं वो वोट करते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है जिसमें कि फिर उससे चीजें होती है, बट वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है जो कि हमारे लीडर को चूज करता है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट को चूज करता है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट उनको, जैसे कि नहीं होता कि हाँ इस पर्सन को वोट देना है, नहीं वो नहीं होता, बट हाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है ना उनके थ्रू इलेक्शन होता है। जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, इस पर तो बहुत बड़ा डिबेट चला था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट क्यों रखा गया, क्योंकि पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं था। ये रीजन नहीं था जो इस एक्ट में था, क्योंकि वो पावर नहीं देना चाहते थे। बट इंडिया में क्योंकि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है और जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने साइड में चीजें बता दी कि आपको कनेक्ट करने में आसानी रहे, आपको समझने में चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं 1909 एक्ट को मॉर्ले एंड मिंटो एक्ट भी कहते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि कुछ चीजें बैकग्राउंड में चलती थी, फिर ये अपना एक्ट लेके आते थे, रिफॉर्म लेके आते थे कि अच्छा ये चीजें आगे नहीं बढ़े, ठीक है। इस टाइम पे आपको ध्यान होगा हिस्ट्री में क्या चल रहा था। इस टाइम इंडिया में जो मतलब कांग्रेस का था एंड जो तो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उनमें के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा था, क्योंकि ये वो टाइम है जब हमारा स्वदेशी एक्ट वगैरह आया 1905 में। तो बैकग्राउंड में चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये पता लगेगा ये चीजें हुई क्यों, है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कुछ भी होने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, ठीक है। The size of both central and provincial legislative council was substantially increased। देखिए, इन्होंने पावर इंक्रीज कर दी, पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सारी चीजें लोगों को इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई विद्रोह ना हो पाए, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये एक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, एंड सबसे पहले किसके लिए इंट्रोड्यूस किया, मुस्लिम्स के लिए। एंड फिर रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज इन इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन तो इंक्रीज करेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट है बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंस लेवल। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिफॉर्म था जिसने बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे जो है इंडियन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया, तो 1998, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, डिस्कस कर सकते थे एनुअल बजट को। मिक्स्ड सिस्टम, जो नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड सिस्टम होता है ना, उसको मिक्स्ड सिस्टम बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। एंड जो वाइसरॉय की थी वो एब्सोल्यूट पावर्स, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिमेंड ओनली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, नॉट द लेजिस्लेटिव वन, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो अकाउंटेबल थी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओनली, ठीक है, कि वो और किसी को रिपोर्ट नहीं करेगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी कंपनियां चल रही हैं हम उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी चीजें कर रहे हैं, नहीं, वो ना सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी, जो कि हेड है, जो कि सारी चीजें अब इंडिया में कैरी ऑन कर रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं। 1919 का एक्ट है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट। वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट हुआ, उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंडियन नेशनलिज्म बढ़ने लगा, क्योंकि आपको पता होगा इस टाइम पे बीच में ना एक्सट्रीमिज्म वाली चीजें आने लगी थी, लोगों को समझ आने लगा था कि जो मॉडरेट पॉलिसी है वो वर्क नहीं करेगी, सारी चीजें बढ़ी, तो उन्होंने अपनी सारी जो रिफॉर्म्स थे, जो प्रोविजंस थे, उनको भी चेंज किया। पॉपुलरिटी ऑफ होम रूल मूवमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो कि बैकग्राउंड में बहुत अच्छा वर्क करती थी। लखनऊ पैक्ट, जिसके मजूमदार जो हेड थे उस टाइम पे, ये भी क्वेश्चन आता है। और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोविंस में डायरकी इंट्रोड्यूस की, डायरकी मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट,
ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड में रखा गया, कुछ को रिजर्व में रखा गया, बट जो है प्रोविंस में ही देखो पहले क्या था, पहले ना हमारे सेंट्रल लेवल पे ही चीजें डायर की थी, जो मतलब दो हेड में चीजें डिवाइडेड थी। बट इसमें क्या हुआ ना, इन्होंने ट्रांसफर कर प्रोविंस में भी चीजों को अलग कर दिया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है, दो हाउस। हमारा जो अभी का पार्लियामेंट है उसमें भी दो हाउस है। तो टू हाउस जो होता है ना बाई कैमरल, उसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो कि अभी भी इंडिया में है। काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस जिसको हम आज के टाइम पे राज्यसभा बोलते हैं, एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आज के समय में हम लोकसभा बोलते हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया गया, एक्सपेंड किया गया। पहले 1909 में क्या था कि सिर्फ मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, बट 1919 में क्या किया इन्होंने कि उसको एक्सपेंड कर दिया, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इन एडिशन टू मुस्लिम्स। ठीक है, कि इसको ना इंक्रीज कर दिया कि हाँ ठीक है, अब हम ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, ये हम अदर अदर सेक्शंस को देंगे। इस पर ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये डिवाइड करना चाह रहे हैं इंडिया के लोगों को, क्योंकि अगर जो एकजुट हो रहे थे लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हुई, मैंने भी बताया लखनऊ पैक्ट में मतलब बहुत सारे अच्छे चीज़ें हुई, जो कि उनको लगा कि अच्छा नहीं, अब तो ये मतलब कि इनमें यूनिटी आ जाएगी, अगर ये यूनाइट हो गए तो हम अपनी चीज़ें कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने लगे। अब जब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने लगे तो लोगों को लालच आएगा, अच्छा ठीक है हमारा रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, हमारे लोग अलग होंगे। तो वो इनका एक तरीका था, जरिया था। पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया 1926 में, टू रिक्रूट सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो कि पार्शियल थी, इन्होंने पूरी ऑटोनॉमी तो किसी सेक्टर में नहीं दे रखी थी, किसी चीज में नहीं दे रखी थी, क्योंकि अगर कंप्लीट ऑटोनॉमी देंगे तो इनका पूरा इनका जो पूरा चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वाइप आउट हो जाता। ठीक है। फ्रेंचाइज एक्सपेंशन, वोटिंग राइट्स को इंट्रोड्यूस किया, बट वही लिमिटेड बेसिस पे, हर चीज लिमिटेड बेसिस पे थी। देखिए कोई भी चीज हम फुल ऑन नहीं कर सकते जब हमें कहीं पे राज्य करना है या फिर हमें किसी चीज को अपने अंडर लेना है, जैसे कि बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रही होगी, जो इन्होंने वोटिंग राइट्स जो है इस बेसिस पे दिए। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी थी उसको सेपरेट किया। अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इनका 1919 का एक्ट था ना, वो इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर, कि उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। असर ना पड़ने का एक ये भी रीज़न है कि इंडिया में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जो कि लोगों को रियलाइज़ हो रहा था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। ग्रोइंग नेशनलिस्ट, अभी बताया मैंने, नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो ग्रोथ हो रही थी, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया 1929 में कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। एंड फिर इसीलिए इनका जो 1919 का एक्ट था ये कंप्लीट फेलियर था, इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लेके आया। साइमन कमीशन भी था जिसने प्रोटेस्ट को बहुत ही ज्यादा, मतलब फेलियर फेस कर रहे थे। साइमन कमीशन, आपको पता होगा कि साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, इसलिए जो है उसको बहुत ज्यादा मतलब बैकलैश मिला और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए, कम्युनल अवार्ड हुआ 1932 में। ठीक है, तो इसके प्रोविजंस हम देखते हैं क्या है। फेडरल स्ट्रक्चर, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन को कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, एक ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश करनी थी जिसमें ब्रिटिश इंडिया के लोग थे और इंडियन प्रोविंस के लोग थे। पावर्स को डिवाइड की, ये देखिए डिवीजन ऑफ पावर्स को डिवाइड कर दिया गया इंटू सेंट्रल एंड प्रोविंस, जो कि फेडरल एंड प्रोविंस एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि हमारे यहाँ अभी लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, थोड़ा थोड़ा उसी से सिमिलर है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो दी गई, बट बहुत ज़्यादा कुछ मतलब उससे चेंजेस नहीं आए थे। ठीक है। डायरकी सेंटर में हो गई, इंट्रोड्यूस दिस एट द सेंटर, नेवर इम्प्लीमेंटेड। ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई पूछ लेता कि 1935 एक्ट में जो डायरकी एट द सेंटर थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी या नहीं हुई थी, तो वो नहीं हुई थी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फिर इन्होंने इंक्रीज कर दिया, जो कि माइनॉरिटीज, वुमेन एंड लेबर, क्योंकि इसका लिंक यहाँ से डायरेक्ट है, पूना पैक्ट।
पूरा फैक्ट आपको ध्यान रहा होगा, जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन से कुछ चीजें, इमरजेंसी पावर्स वाइसरॉय एंड गवर्नर को एक्सटेंड की गई कि अगर कोई इमरजेंसी आती है या फिर कोई ऐसी चीज होती है ना, तो वहां के जो गवर्नर जनरल थे और वाइसरॉय थे, उनको वो पावर एक्सटेंड की गई। बर्मा का सेपरेशन, बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, ये भी एक इंसिडेंट हुआ ड्यूरिंग द एक्ट एंड द फ्रेंचाइज एक्सपेंशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें, इस एक्ट के पहले जो ये सब चीजें हुई थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। साइमन कमीशन का तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है एग्जाम्स में, कि इसको क्यों प्रोटेस्ट किया गया, क्या रीजन थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था। कम्युनल अवार्ड पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वो ऑल टुगेदर हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि हम हिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ये हम इसको पार्ट्स में करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्ट है। ठीक है, तो हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहली बात, ये 47 में क्या हुआ, जो बैकग्राउंड में चीजें हुई यहाँ पे, मतलब 1947 एक्ट पे कहा, क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी का टाइम इसके बहुत पास था। ठीक है, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया जिसमें इंडिया ने बोल दिया कि हम मतलब ब्रिटेन ने रिफ्यूज किया। इंडिया की एक कंडीशन थी पार्टिसिपेट करने की, कि हम तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब हमको फुल इंडिपेंडेंस देना है। वो बैक आउट कर गए, तो इंडिया ने फिर नहीं वो किया। तो क्रिप्स मिशन का सबसे बड़ा फेलियर था। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता होगा 1942 में हुआ था, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, जो कि ब्रिटेन को कंप्लीटली क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इतना लंबा वॉर चला, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए, मैन पावर लॉसेस हुए, पावर लूज हुई। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी एक फैक्ट था जो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस में भी हेल्प किया। क्योंकि जब आप किसी चीज से पहले से ब्रेक हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं ना, फिर कोई अदर चीज आ जाए, सो यू डोंट हैव दैट मच पावर। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जो कि एक यूनाइटेड फेडरल इंडिया, रिजेक्टेड बाय मुस्लिम ने रिजेक्ट कर दिया इसको, क्योंकि एक यूनाइटेड फेडरल इंडिया को बोल रहा था स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, जो कि 1946 में आया। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जो कि कम्युनल वॉयलेंस इन बंगाल हुआ। सो ये सारी चीजें उसके पहले हुई। दे टुक प्लेस बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 गेव इफेक्ट टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। ये एक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए था ना, क्योंकि उसने मतलब कि बोला ठीक है, अब हम यहाँ से जाएंगे इंडिया से, हम पावर्स इंडिया को ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारी आज़ादी का वक्त बहुत करीब था, एंड इसने पार्टीशन को लीगल इफेक्ट दिया। अब हम उसके कुछ प्रोविजंस देखते हैं। पार्टीशन एंड दी डोमिनियन स्टेटस, इंडिया एंड पाकिस्तान को दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बोला गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने में सोवरेन पावर हैं, एंड फिर भी आप एक कॉमनवेल्थ का हिस्सा रह सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट की अथॉरिटी को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, क्योंकि पावर ट्रांसफर करनी थी, तो इसको हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर को कंप्लीटली खत्म कर दिया। एबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, जो कि क्राउन का रूल आया था 1858 में, 57 की क्रांति के बाद उसको ट्रांसफर किया गया था पावर, उसको कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। रोल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ईच डोमिनियन वॉज टू एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मतलब कि जब तक कि इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता या फिर कुछ नहीं आता, तो उनको एक एज अ फंक्शन करना था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बोथ डोमिनियंस वर टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो दोनों है इंडिया पाकिस्तान, उनको दोनों को अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश करनी होगी। लीगल कॉन्टिन्यूटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब जब तक इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाना था, तब तक एक जो प्रोविजन से चीजें थी वो 1935 एक्ट की ले सकते थे, या उसकी हेल्प ले सकते थे कि हाँ अच्छा ठीक है, इस एक्ट में जो चीजें थी उनको हम कैरी ऑन कर सकते हैं, ला सकते हैं। प्रिंसली स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंस, 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। ये क्वेश्चन भी आता है, फैक्चुअल है थोड़ा सा, कि कितने प्रिंसली स्टेट थे। 562, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पावर थी उनसे रिलीज किया गया। ठीक है, ये वो उनके पास ऑप्शंस थे कि या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विसेज एंड एसेट्स को ट्रांसफर मतलब कि डिवाइड कर दिया गया, जो मतलब कि जो भी हमारे एसेट्स थे, सर्विसेज थे, उनको डिवाइड कर दिया गया। तभी आपको ध्यान होगा कि पार्टीशन हुआ था इंडिया में।
अब आप देखिए कि आप इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं इस चैप्टर से। देखिए, इंडियन सिविल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। मैंने पढ़ाया था ना, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1853। फिर ये क्वेश्चन है, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द किस एक्ट में। ये डायरकी, देखिए आप इसको देखिए, डायरकी प्रोविंस में, डायरकी और प्रोविंस में कब हुआ, ये मैंने बताया था 1919 में हुआ। फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रेस्टिट्यूटरी पावर्स ने 1935 में जो एक्ट हुआ था उसमें किसको दी गई, गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन में बहुत फेवरेट, बहुत बार रिपीट होता है ये सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, आप स्टेट पीसीएस ले लीजिए, कोई एग्जाम ले लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। मैंने क्या था कि 1909 में क्या हुआ था, स्वदेशी हुआ था, फिर चीजें कैसे हुई वहां पे बैकग्राउंड में चल रही थी, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट, इसका ऑप्शन है डी। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डायरकी एट द सेंटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पहले क्या हुआ था, प्रोविंसेस में हुआ था, फिर उन्होंने सेंटर पे स्टैब्लिश किया। 1935 का एक्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम, ये भी हमने स्टार्ट में पढ़ा था, क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन कौन सी चीजें 1935 के एक्ट से, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल ऑफ द एबव। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी चीज़ें इंक्लूड करनी है या कुछ चेंजेस आप चाहते हैं, सो प्लीज़ डू लेट अस नो, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।